आईसीएसई सहायक पुस्तिका साहित्य सागर के कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस ऑडियो में दे रही हूँ। पाठ 6 बड़े घर की बेटी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, लेखक परिचय आपके को ज़रूर कंठस्थ होना चाहिए, तो आप इनको याद करें। अगर आपके पास वर्कबुक है तो आप अपनी वर्कबुक से याद करें। अगर आपके पास में साहित्य सागर की पुस्तिका है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। साहित्यिक परिचय भी वहाँ पर है। और बहुत ज़रूरी होता है आप लेखक की कम से कम 2 रचनाएं कंठस्थ करें, क्योंकि किसी भी लेखक की 2 रचनाएं परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। कहानी का सारांश याद करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि कहानी का सारांश याद होता है तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत सहायता रहती है। तो कृपया आप कहानी का सारांश भी ज़रूर याद करें। कहानी का सारांश मैंने यहाँ पिक्चर में भी दे रखा है, और आपके पास यदि वर्कबुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। कहानी का उद्देश्य ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रत्येक कहानी का उद्देश्य आप याद करें। इस कहानी का बड़े घर की बेटी का उद्देश्य याद करें कि लेखक का क्या उद्देश्य है। बड़े घर की बेटी कहानी का मुख्य उद्देश्य है परिवार को विघटित होने से बचाना। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां एकल परिवार की परंपरा बढ़ती जा रही है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, उन सब के लिए ये कहानी एक मिसाल बनकर उपस्थित होती है। परिवार को तोड़ना या जोड़ना स्त्रियों के हाथ में है। स्त्रियों की सहनशीलता तथा परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कला ही परिवार को एकजुट बनाकर रखती है। इस कहानी में भी आनंदी एक बड़े घर की बेटी है जो ऐशो आराम और लाड प्यार में पली बड़ी है। उसका विवाह मध्यम वर्गीय परिवार में हो जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं, संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है, लेकिन तत्क्षण उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सहृदयता तथा सूझबूझ से अपने देवर को क्षमा कर तथा पति से भी उसे क्षमा दिलाकर परिवार को विघटित होने से बचा लेती है। दूसरों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करती है। इसका यह भी उद्देश्य है कि मान अपमान के जाल में फंसे परिवार का आधार प्रेम है। प्रेम की ताकत से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। बड़ों को हमेशा अपने छोटों की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। इसी से परिवार की मर्यादा और गौरव बना रहता है। अतः लेखक का यह उद्देश्य है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को घरेलू समस्याओं को सुलझाकर संगठित परिवार में मिलजुल कर रहना, शांति स्थापित करना, ऊंच नीच होने पर क्षमाशील बने रहना, विरोधी भावनाओं को ना भड़कने देना तथा सहृदयता से संघर्षों को प्रेम में बदल देना ही पाठ्य का उद्देश्य है। शीर्षक की सार्थकता भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। बड़े घर की बेटी की मुख्य पात्र आनंदी है, जो वास्तव में बड़े घर की बेटी थी। वह ऐशो आराम में पली बड़ी थी। अभाव उसे कहीं छू तक नहीं किया था, पर अशिक्षित एवं बुद्धि मिजाज देवर की बदतमीजी को देखकर वह एक दिन अपना नियंत्रण खो बैठती है। देवर की खड़ाऊं फेंककर मारने की घटना वह अपने पति को बता देती है। पति जाकर पिता से कहता है कि वह अब उन लोग की उस घर में उन लोगों के साथ नहीं रहेगा। तब आनंदी को अपनी गलती का एहसास होता है। अंत में बड़े घर की बेटी की सूझबूझ से टूटता हुआ घर जुड़ जाता है। पिता इस दृश्य को देखकर कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ा हुआ काम बना देती हैं। आनंदी वास्तव में बड़े घर की बेटी है, जो ना ही आर्थिक रूप से बड़ी है बल्कि हृदय से भी बड़ी है। अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक एवं सटीक है। चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी के चरित्र चित्रण जरूर याद रखने चाहिए। ये भी परीक्षा में आते हैं।
इस कहानी के जो मुख्य चरित्र हैं, लाल बिहारी है, आनंदी। लाल बिहारी माधव सिंह का छोटा भाई है, कुश्ती लड़ता है, स्वभाव से लापरवाह और मस्त है, क्रोध की मात्रा उसके अंदर अधिक है। जब भाभी से कहा सुनी हो जाती है तो खड़ाऊं उठाकर मारता है। और लाल बिहारी स्त्रियों पर हाथ उठाना गलत नहीं मानता है, परंतु जब श्रीकंठ उसका मुंह न देखने की बात करता है तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपने भाई का बहुत आदर करता है और अगर उसका भाई घर छोड़ने के लिए कहता है तो स्वयं घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और पश्चाताप का भाव आनंदी के हृदय को परिवर्तित कर देता है। लाल बिहारी का हाथ पकड़कर रोक लेती है और फिर दोनों भाई एक हो जाते हैं। इसी प्रकार आनंदी मुख्य पात्रा है कहानी की। वह ऊंचे कुल की बेटी है, उसके पिता छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार हैं, वह प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है, उसके अंदर उच्च संस्कार समाहित हैं। अपने पति के घर में आकर उनमें घुल मिल जाती है। यद्यपि उसको इतने सुख यहाँ नहीं है जितना उसको अपने पिता के घर में थे। वह संयुक्त परिवार में प्रेम से रहती है, घर के काम भी करती है। वह अपने त्याग व सेवा भावना से परिवार को जोड़े रखती है। गांव वाले उसके स्वभाव से परिचित हैं, आए दिन आनंदी की तारीफों के पुल भी बांधते हैं। इतनी सुशील, सुंदर, गंभीर और परिवार को बनाए रखने वाली वह अकेली ही लड़की थी। वह प्रेम और त्याग की मूर्ति है। क्रोध उसमें भी है। वह अपने देवर की तकरार से क्रोध के कारण ही हुई। क्रोध में ही उसने देवर से घर छोड़ने पर विवश कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्षमा की भावना भी है। लाल बिहारी के क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देती है, घर छोड़ने से रोक लेती है, दोनों भाइयों को फिर मिला देती है। और बड़े घर की बेटियों के सभी सद्गुण उसमें मौजूद हैं। और बेनी माधव उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ते काम को बना देती हैं। श्रीकंठ बेनी माधव के बड़े पुत्र हैं, आनंदी के पति हैं। उन्होंने बीए पास किया है। वह इलाहाबाद में एक दफ्तर में बाबू की नौकरी करते हैं। उनका शरीर जो है वो कमज़ोर है और चेहरे पर कांति भी नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी वह पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी नहीं हैं। दशहरे में वे रामलीला में सम्मिलित होते हैं और कोई ना कोई पात्र का अभिनय भी करते हैं। रामलीला में प्राचीन सभ्यता के गुण गाते हैं। सम्मिलित कुटुंब के पक्षपाती हैं। वे अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते हैं। दूसरों के घरों के झगड़ों को तय करने में उनमें योग्यता थी। वे पिता का आदर करते हैं। आनंदी का अपने देवर से झगड़ा हो जाने पर श्रीकंठ ने अपनी ही पत्नी का पक्ष लिया। वह पढ़ा लिखा युवक होने के कारण स्त्री की मान मर्यादा को सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझता है। भाई की क्रूरता तथा उजड्डपन, गंवारपन के कारण पिता से न्यायोचित फैसला करने की बात करने लगा और घर का प्रिय सदस्य होने पर भी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्षमाशील स्वभाव होने के कारण अपने भाई के द्वारा की जाने वाली मारपीट का बदला नहीं लिया, बल्कि भाई के पश्चाताप करने पर उसे गले लगा लिया और पिता तथा परिवार की मर्यादा को बनाए रखा। उनका वचन भी निभाया। सम्मिलित कुटुंब का उपासक होने के नाते गांव वालों को प्रेम का पाठ पढ़ाता था। प्राचीन सभ्यता का गुणगान प्रकृति का सबसे बड़ा गुण था। वह दशहरे के दिनों खेले जाने वाली रामलीला में स्वयं भी किसी न किसी पात्र का अभिनय करता था। बेनी माधव गौरीपुर गांव के जमींदार थे। कचहरी में मुकदमे लड़ते रहते थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनकी रईसी की बातें याद करते थे। वे देहात में रहते थे और कभी अपनी परंपरा से बाहर नहीं निकलते थे। वे एक अनुभवी व्यक्ति थे। आनंदी और लाल बिहारी की आपसी लड़ाई के कारण गृह कलह में आग सुलगने लगी। श्रीकंठ ने दावा कर लिया था घर छोड़कर जा रहे हैं, परंतु जब समाज के सम्मुख परिवार की मान मर्यादा का प्रश्न आया तो स्वयं बेटे के सामने झुक गए। गांव वाले लोगों के स्वभाव से अनभिज्ञ न थे। अतः बेटा, मैं अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो।
अंत में वे आनंदी के गुणों की प्रशंसा भी करते हैं, परिवार की एकता बनाए रखते हैं। अतः बेनी माधव जी सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो अपने परिवार का भला बुरा जानते हैं। अब आपको मैं प्रश्नोत्तर बताती हूँ। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, जिन्हें आप लोग ज़रूर पढ़ें। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपसे तीसरे नंबर पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम ये 3 नंबर का प्रश्न होता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने इस कहानी से क्या सीखा। साधारण प्रश्न होते हैं जो आपकी कल्पनाशीलता पर, आपके विवेक के अनुसार उन प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है। तो 2-3 प्रश्न मैं आपको अलग से दे रही हूँ जो आप अलग से तैयार इनको ज़रूर कर लें बड़े घर की बेटी से। प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन का मुख्य कारण आपसी मतभेद, एकता का अभाव तथा धैर्य व समझदारी की कमी है। वास्तव में परिवार को तोड़ना अथवा जोड़ना स्त्रियों के हाथ में। यदि वे धैर्यपूर्वक घरेलू समस्याएं सुलझा लेती हैं तथा विरोधी भावनाओं को पनपने का मौका नहीं देती हैं, तो परिवार का प्रेम तथा सम्मान बना रहता है। इस कहानी द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि प्रस्तुति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, संघर्ष की स्थिति आने से पूर्व अपनी भूल का एहसास हो जाना तथा बड़ों का छोटों की गलतियों को क्षमा करना भी परिवार को संगठित रखने के लिए जरूरी है। मान सम्मान अथवा अहंकार के जाल में फंसकर मनुष्य अपना नुकसान तो करता ही है, साथ ही समाज में भी उपहास का पात्र बन जाता है। आनंदी की मनोदशा का वर्णन करते हुए बताइए, क्या आनंदी का समझौता करना उचित था? आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसे अपने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे ज़रूर तैयार कर लें। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसने अपने घर में सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए अपना बचपन बिताया था। उस समय उसके पिता के घर के दरवाजे पर हाथी बंधा रहता था। ताल्लुकेदार भूप सिंह की उस इलाके में धाक थी। यद्यपि उदार दिल होने के कारण उन्होंने 3 बेटियों की शादी में इतना अधिक खर्च किया था कि अब धन की कमी उन्हें खलने लगी थी। तब भी बड़ा घर, बाग बगीचे थे, उनकी संतानों का अभाव था ही नहीं। ऐसे घर में आनंदी बेनी माधव के उस घर में आई जहाँ खान पान, रहन सहन, बात विचार पूर्णतः भिन्न थे। आनंदी को अंदाजा भी नहीं था कि अगर घर में एक ही पाव घी हो तो किफ़ायत करनी चाहिए। वह नहीं समझती थी कि उसके घर के पुरुषों को जवाब देना गलत है, क्योंकि वह खुले विचारों की लड़की थी। परंतु इन भौतिक सुखों को उसने अपने पिता के घर पर ही छोड़ दिया था। वह बेनी माधव के घर के सारे काम करती थी और मन में कभी ऐसे विचार नहीं लाती थी कि वह बड़े घर की बेटी है। मनोदशा तब दयनीय हो जाती है जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं कर पाता। यहाँ की मुख्य पात्रा आनंदी ने 2 तरह के विचार अपने मन में नहीं रखे थे। अतः मनोदशा एक ऐसी स्त्री की मनोदशा है जो समझौतों में ही सुख को ढूंढती है और अपने परिवार के लिए समर्पित है। उसका पारिवारिक जीवन सुखी बना रहे, एकता में रहकर ही पारिवारिक भावना पूर्ण होती है। अतः आनंदी का समझौता करना उचित एवं प्रशंसनीय था। एक प्रश्न और है आपका, परिवार की एकता पारिवारिक सदस्यों की समझदारी पर निर्भर करती है। अपने विचार लिखिए। परिवार एक इकाई है, आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है। एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे के दिल में स्थान, सम्मान, आदर पाना तभी संभव होता है जब हम समझदार हों, विवेकशील हों, गंभीर तथा धैर्यवान हों। यदि इन गुणों का अभाव रहता है तो परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रेम के स्थान पर घृणा,
सहयोग के स्थान पे वैचारिक मतभेद, सौहार्द के स्थान पे ईर्ष्या व प्रतिरोध के भाव पैदा हो जाते हैं। इस तरह घर का वातावरण अशांत तथा तनावपूर्ण रहता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य कुंठाग्रस्त रहने के कारण स्वाभाविक तौर पर असंतुष्ट रहता है। पारिवारिक एकता का एक ही रामबाण है, समझदारी व गंभीरता। अब मैं आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न, यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। अभ्यासमाला अवतरण 1, यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने को इस नई परिस्थिति में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। प्रश्न का, यहाँ किस देहाती गृहस्थ के मकान की बात की जा रही है? उसके गृह स्वामी का परिचय दीजिए। उसकी ऐसी स्थिति होने का क्या कारण था? उत्तर, यहाँ बेनी माधव सिंह के मकान की बात की जा रही है। वही वहाँ के गृह स्वामी थे। वे गौरीपुर गांव के जमींदार व नंबरदार थे। वे एक आदर्श पिता व समझदार पिता भी थे, परंतु स्त्रियों से अधिक पुरुषों को श्रेष्ठ समझते थे। संयुक्त परिवार के पोषक थे, परंतु उन्होंने अपने छोटे बेटे लाल बिहारी की अपनी माँ समान भाभी के प्रति दुर्व्यवहार का समर्थन किया। जिसके पिता बहुत धनी थे। प्रश्न 2, आनंदी कौन है? उसकी पुरानी और नई परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आनंदी एक सुंदर, समझदार व उच्च घराने की रूपवती व गुणवती कन्या है। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार हैं। वह बहुत ही धनी परिवार की थी और अपने पिता की सबसे छोटी व लाडली बेटी थी, जिसे टीम टाम की आदत थी। वह उसके नए घर में नहीं थे। उसके घर में सजी बैलगाड़ी भी न थी। अपने मायके में रानियों की तरह रहने वाली लड़की अपने ससुराल में खाना बनाती थी और साधारण परिस्थितियों में घर के सभी काम करती थी और उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल उसने स्वयं को ढाल भी लिया था। प्रश्न गा, विलास का सामान से क्या तात्पर्य है? उसके मायके में विलास के सामानों का उल्लेख कीजिए। विलास के सामान का तात्पर्य सुविधा के सभी उच्च व आधुनिक वस्तुओं व साधनों से है। आनंदी एक बहुत ही धनी परिवार की बेटी थी। उसके मायके में उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, परंतु उसका ससुराल साधारण व देहाती था और उसमें वह सब टीम टाम नहीं थे जिसकी अपने बचपन से ही अपने मायके में उसकी आदत थी। ना तो वहाँ उतने नौकर चाकर ही थे और ना सजी हुई बहली थी। ससुराल में आनंदी को घर का सारा काम करना पड़ता था और उतना लाड़ प्यार भी नहीं मिलता था। उत्तर घा, एक दिन दोपहर में कौन क्या लाया? आनंदी ने क्या किया? समझा कर लिखिए। एक दिन दोपहर में लाल बिहारी सिंह बेनी माधव का छोटा बेटा आनंदी का देवर 2 चिड़ियों को लाया और आनंदी से उस मांस को पकाने को कहा। आनंदी ने मांस पकाने में पाव भर घी डाल दिया, परंतु घी न होने के कारण दाल में न डाल पाई। इस पर लाल बिहारी ने
आनंदी के मायके का अपमान किया और आनंदी को खड़ाऊं फेंक कर मारा। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से ना रहा गया। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर तुम फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। प्रश्न का, लाल बिहारी कौन था? उसके क्रोधित होने का क्या कारण था? समझाइए। लाल बिहारी बेनी माधव का छोटा बेटा और श्रीकंठ का अनुज है। वह सबका लाडला है और अनपढ़ व उजड़ भी है। एक दिन वह चिड़िया लेकर आया और अपनी भाभी से उसको पकाने को कहा। थोड़ा सा ही घी होने के कारण उसने सारा घी मांस में डाल दिया और दाल में ना डाल पाई। इस बात पर भाभी देवर में कहा सुनी हो गई और लाल बिहारी आनंदी पर क्रोधित हो उठा। प्रश्न खा, लाल बिहारी ने खड़ाऊं उठाकर किस पर फेंकी, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, समझाकर लिखिए। एक दिन लाल बिहारी एक चिड़िया लेकर आया और आनंदी को उसे पकाने के लिए कहा। केवल एक पाव भर घी ही बचा था, इसलिए आनंदी उसने उसे मांस में ही डाल दिया, परंतु दाल में नहीं डाल पाई। इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसके मायके को बुरा भला कहने लगा। दोनों में कहा सुनी हो गई। इस बात पर लाल बिहारी ने खड़ाऊं उठाकर आनंदी के सिर पर दे मारी। आनंदी ने हाथ लगाकर अपना बचाव किया। उसका सिर तो बच गया, परंतु उंगली घायल हो गई। प्रश्न गा, जिसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? घटना के विरोध में उसने क्या किया, स्पष्ट कीजिए। जिसके शब्द का प्रयोग आनंदी के पति श्रीकंठ के लिए किया गया है। जब लाल बिहारी ने उस पर खड़ाऊं फेंकी, तब आनंदी ने अपना हाथ लगाकर अपना बचाव किया, जिससे उसकी उंगली में चोट लग गई। वह बहुत दुखी हुई और उसने लाल बिहारी से कहा, यदि वे होते तो। इस पर लाल बिहारी ने उससे कहा कि जिसके अर्थात श्रीकंठ के गुमान पर तुम फूल रही हो उसको भी मैं देख लूँगा। जिसके शब्द का प्रयोग आनंदी के पति श्रीकंठ के लिए किया गया है। आपकी दृष्टि में लाल बिहारी का कितना दोष था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मेरी दृष्टि में लाल बिहारी पूर्ण रूप से दोषी था। उसे अपनी भाभी आनंदी की परेशानी को समझना चाहिए था। जब घी खत्म हो गया तब उसमें आनंदी की क्या गलती थी? उसे अपनी माँ समान भाभी व उसके माँ के का अपमान नहीं करना चाहिए था। वह खड़ाऊं भी फेंक कर उसे मारना भी नहीं चाहिए था और इसके बाद भी उसने अपनी गलती नहीं स्वीकार की और श्रीकंठ से आनंदी की शिकायत भी की। प्रश्न 3, आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने में इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। प्रश्न का, वक्ता कौन है
वह किससे किस संबंध में बात कर रहा है समझाकर लिखिए। वक्ता श्रीकंठ जी हैं। वह अपने पिता बेनी माधव सिंह से अपनी पत्नी आनंदी और अपने अनुज लाल बिहारी के बीच हुए विवाद के संबंध में बात कर रहा है। लाल बिहारी ने दाल में घी न डालने जैसी बात की वजह से अपनी मां समान भाभी का अपमान किया व खड़ाऊ भी फेंक कर उन्हें मारी। प्रश्न खा, यहाँ किस स्त्री की बात की जा रही है? उसका क्या दोष था? उसकी मान प्रतिष्ठा पर आँच क्यों आई? यहाँ श्रीकंठ की पत्नी आनंदी की बात की जा रही है। उसने अपने देवर लाल बिहारी के कहने पर घी डालकर मांस पकाया था, परंतु घी खत्म होने के कारण दाल में नहीं पड़ पाया था। और फिर जब लाल बिहारी ने उससे पूछा तब आनंदी ने अपने मायके का हवाला दिया, क्योंकि लाल बिहारी पहले ही उसके मायके के लिए बुरा भला कह चुका था। वह उस पर अत्यधिक क्रोधित होकर खड़ाऊ मारा। लाल बिहारी ने अपनी मां समान भाभी का अपमान किया, जिसमें उसकी भाभी की मान प्रतिष्ठा पर आँच आ गई। वास्तव में उस स्त्री का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसने अपने मायके में इतना कम घी तेल या सामान नहीं देखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न गा, भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन का क्या महत्व है? पति पत्नी की प्रतिष्ठा का रखवाला क्यों होता है? समझाकर उत्तर दीजिए। भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन को बहुत ही उच्च व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पत्नी की मान प्रतिष्ठा, भावनाओं, आवश्यकताओं का ध्यान रखना पति का परम कर्तव्य व उत्तरदायित्व है, इसलिए वह अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा का रखवाला होता है। प्रश्न घा, लाल बिहारी कौन था? उसने क्या अपराध किया? पिता का उस समय क्या कर्तव्य था? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में पहले दो प्रश्न लाल बिहारी कौन था इसका उत्तर दिया जा चुका है, अपराध भी बताया जा चुका है, फिर भी मैं बताती हूँ। लाल बिहारी बेनी माधव का छोटा बेटा था और श्रीकंठ का छोटा भाई था। वह दोहरे बदन का सजीला और हृष्टपुष्ट युवक था। वह उजड्ड लेकिन सहृदय व भावुक भी था, परंतु बहस करने में भी प्रवीण था। उसने अपने क्रोध आने पर मुंह से असंगत बात तो निकाल ही दी थी, साथ में अपनी भाभी को खड़ाऊ मारने की भूल भी की थी। उसके पिता का उस समय ये कर्तव्य बनता था कि वह उसकी अर्थात लाल बिहारी की गलती का समर्थन ना करके बल्कि उसको समझाता। प्रश्न 4, बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। प्रश्न का, यहाँ किन के भावों की बात की जा रही है? समझा कर लिखिए। उत्तर, यहाँ ऐसे लोगों के भावों की बात हो रही है जो बेनी माधव के कुल की नीतिपूर्ण गति से मन ही मन जलते थे। उन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि बेनी माधव के कुल में उत्पन्न द्वेष भाव के जहर से दूषित हो गया था। जब गांव की स्त्रियों को पता चला कि अपनी पत्नी के लिए श्रीकंठ अपने पिता से अलग हो रहा है, तो उन लोगों के बीच में एक हर्ष की लहर दौड़ गई। वे कभी लगान की रसीद के बहाने और कभी हुक्का चिलम के बहाने आकर उनके घर बैठ जाते थे। प्रश्न खा, बेनी माधव को पुराना आदमी क्यों कहा गया है? उन्होंने क्या निश्चय किया और क्यों? समझाकर लिखिए।
बेनी माधव को पुराना आदमी अनुभवी होने की वजह से कहा गया। उसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये कि वे क्योंकि उनके गांव के सभी लोग उनके परिवार से मन ही मन जलते थे। उनके घर में विवाद होने के पश्चात लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर आने लगे। क्योंकि बेनी माधव एक अनुभवी व्यक्ति थे, वे सब बातें समझ गए। दूसरी वजह यह है कि बेनी माधव के लड़के में लड़के व लड़की में भेद समझते थे और सोचते थे कि बहुएं घर का नाश करती हैं, इसलिए भी उनको पुराना आदमी कहा गया। प्रश्न गा। बेनी माधव सिंह के पुत्र ने क्या निवेदन किया? पुत्र पिता की बात को क्यों नहीं समझ सका? बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने भाई व उनसे अलग होकर घर छोड़ने जाने के लिए मना किया व अपने भाई को माफ़ कर देने के लिए निवेदन किया, परंतु श्रीकंठ उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार न थे। उनसे अपनी पत्नी का अपमान, उसकी मान प्रतिष्ठा पर चोट और बेनी माधव द्वारा लाल बिहारी का गलत समर्थन बर्दाश्त न हुआ। ऊपर से आनंदी के आंसुओं ने उनकी क्रोध में घी डालने का भी काम कर दिया। पुत्र ने अपना क्या निर्णय सुनाया? उसके छोटे भाई पर क्या प्रभाव पड़ा? समझा कर लिखिए। श्रीकंठ ने अपनी पत्नी का अपमान न सहा गया और इसलिए उसने यह निर्णय किया कि या तो लाल बिहारी उस घर में रहेगा या फिर श्रीकंठ और आनंदी। वह ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देख सकता जो उसकी पत्नी का सम्मान करना न जानता हो। यह सुनकर लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रश्न 5। भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। प्रश्न का भैया कौन है? उन्होंने क्या निश्चय किया और क्यों? समझाइए। भैया आनंदी के पति श्रीकंठ जी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने घर को छोड़कर जाने का निश्चय किया क्योंकि वह अपने भाई द्वारा अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा का अपमान किए जाने पर बहुत क्रोधित थे। उन्हें ये बात भी बहुत बुरी लगी थी कि उनके पिता ने लाल बिहारी की गलती का विरोध कर उसे समझाने की जगह उसका समर्थन करके आनंदी की ही शिकायत की थी और उसको ही गलत ठहरा दिया था। प्रश्न खा। घटना से पूर्व वक्ता के साथ भैया का क्या व्यवहार था? समझा के लिखिए। घटना से पूर्व श्रीकंठ का लाल बिहारी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था। वह उनका छोटा भाई था, इसलिए वह उसका बहुत लाड़ करते थे। दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति विशेष लगाव था। लाल बिहारी अपने अग्रज की बहुत इज्जत करता था और श्रीकंठ भी जब कहीं जाते तो वह अपने अनुज के लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य लाते थे। प्रश्न गा। उससे क्या अपराध हुआ था? वह किससे क्यों क्षमा मांग रहा था? समझाकर उत्तर लिखिए। लाल बिहारी ने दाल में घी न डालने जैसी छोटी बात को लेकर अपनी मां समान भाभी का अपमान किया था तथा उसे खड़ाऊं फेंक कर भी मारी थी। उसने सिर्फ आनंदी और उसके मैके के बारे में अपशब्द ही नहीं कहे, बल्कि आनंदी को खड़ाऊं भी फेंककर मारने की भूल की थी, जिससे आनंदी की प्रतिष्ठा को आंच पहुंची थी। श्रीकंठ उससे नाराज होकर घर छोड़कर जाने ही वाले थे, इसलिए वह उनसे
क्षमा मांग रहा था। प्रश्न घ। छोटे भाई को कमरे के द्वार पे खड़ा देखकर बड़े भाई ने क्या किया? पति के व्यवहार का पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? लाल बिहारी आनंदी के द्वार पर खड़ा होकर सिर झुकाए माफी मांग रहा था। उसी समय श्रीकंठ क्रोध में आंखें लाल किए बाहर से आए। लाल बिहारी को देखा तो घृणा से आंखें फेर लीं और कतराकर चले गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हैं। आनंदी मनी मन पति की पर झुंझला रही थी, स्वयं पर भी झुंझला रही थी और सोच रही थी कि मेरी ही गलती है और ये इतना गर्म क्यों होते हैं। प्रश्न 6। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवाय आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। का श्रीकंठ सिंह ने हृदय के पिघलने का क्या कारण था? उसमें कौन किस प्रकार सहायक था? स्पष्ट कीजिए। जब लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास हो गया तब वह आनंदी के पास उससे व श्रीकंठ से माफ़ी मांगने आया और घर छोड़कर जाने की बात कहने लगा। उसने जब कहा कि जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि उसके अग्रज का दिल उसकी तरफ से साफ है, वह इस घर में कदम नहीं रखेगा, और घर छोड़कर जाने लगा, तब आनंदी का दिल भी पिघल गया। इसमें आनंदी सहायक थी क्योंकि उसे अपने पति और अपने देवर की दूरियां अच्छी नहीं लग रही थीं और वह दोनों को समझाकर एक दूसरे के निकट ले आई। प्रश्न खा। लाल बिहारी अपने अपराध से परिचित कब और किस प्रकार हुआ? वह कौन सा दंड नहीं चाहता था? जब श्रीकंठ को आनंदी ने उसके और लाल बिहारी के बीच हुए विवाद के बारे में बताया तब उसने अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ और वह अपने पिता से जाकर कहने लगा कि वे घर छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि वे ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां उनकी पत्नी का सम्मान ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि वह अब कभी लाल बिहारी का मुंह तक नहीं देखना चाहते। तब लाल बिहारी को अपने अपराध का बोध हुआ। वह सब दंड चाहता था परंतु वह ये नहीं चाहता था कि भाई उससे कभी भी ये कहें कि वह उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। प्रश्न गा। दोनों भाइयों को गले मिलते देख बेनी माधव को कैसा लगा? उन्होंने इस समय क्या कहा? दोनों भाइयों को गले मिलते देख बेनी माधव गदगद हो गए। वह आनंद से पुलकित हो उठे और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि वास्तव में बड़े घर की बेटियां बिगड़ते कार्य को बना देती हैं। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई और वे समझ गए कि आनंदी एक संस्कारी लड़की है। उन्हें आनंदी के संस्कारों पर बड़ा गर्व हुआ। प्रश्न घा। आनंदी पति से देवर की शिकायत करने पर क्यों पछता रही थी? उसने बिगड़ा काम कैसे बना लिया? स्पष्ट कीजिए। लाल बिहारी द्वारा अपने मायके व स्वयं के अपमान की वजह से आनंदी बहुत दुखी थी और इसकी शिकायत उसने अपने पति से कर दी, परंतु फिर बात को हद से ज़्यादा बिगड़ता हुआ देखकर वह पछता रही थी। उसके पति ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था और लाल बिहारी भी अपनी गलती पर पछता रहा था। आनंदी के संस्कार ऐसे थे कि न केवल उसने देवर को माफ़ किया अपितु उसे माफ़ करने के लिए श्रीकंठ को भी प्रेरित किया। इससे श्रीकंठ का हृदय पिघल गया और उसने लाल बिहारी को माफ़ कर दिया। टूटता घर जुड़ गया और इस तरह आनंदी ने बिगड़ता काम देखकर अपने उच्च संस्कारों द्वारा ये दिखा दिया कि बड़े घर के संस्कारों की पहचान व्यक्तियों के गुणों से होती है, ना कि उसके धन से।